नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप इस वक्त देख रहे हैं खबरों की खबर। आज शुरुआत आतंकी सरगना हाफिज सईद के नए ठिकाने से हम करने वाले हैं। आज के इस बुलेटिन में हम न सिर्फ पाकिस्तान में क्या चल रहा है वो तो बताएंगे ही, लेकिन हम ये भी बताने वाले हैं कि अपनी जांच एजेंसियों की जांच कहां तक पहुंची है। लेकिन शुरुआत पाकिस्तान के इस हाफिज सईद नाम के आतंकी से करना चाहूंगा, जिसकी एक्सक्लूसिव जानकारी आज एनडीटीवी को मिली है। पहलगाम आतंकी हमले का सबसे बड़ा गुनहगार अगर कोई है तो वह पाकिस्तान में बैठा आतंकी हाफिज सईद। और हाफिज सईद के बारे में खबर है कि उसके घर का पता बदल दिया गया है। जी हां, हम जो खबर अब आपको बता रहे हैं वो इस वक्त की सबसे नई खबर है, सबसे ताजा खबर है। यह हाफिज सईद का सबसे नया एड्रेस है। खबर यह है कि भारत के हमले की आशंका में पाकिस्तान की डरी हुई फौज ने हाफिज सईद को उसके घर से निकालकर एक नए सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया है। हम आपको मैप के जरिए समझाते हैं दरअसल हुआ क्या। प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि सेना को अब खुली छूट है कि वो अपने हिसाब से आतंकियों का कार्यक्रम कर सकती है, उनके बारे में जो तय करना है वो कर सकती है। इस बीच में इस बड़ी खबर के आने के बाद कैसे पाकिस्तान में हलचल हुई, इस बात को समझिए। ये लाहौर का इलाका है जहां पर हाफिज सईद इस हमले के पहले तक रहता था। ये वो इलाका है, ये ऑफिसर्स कॉलोनी है। इन्हीं के बीच में हाफिज सईद का एक ठिकाना था और जहां से रहकर वो काम कर रहा था इस हमले के पहले तक, यानी 22 अप्रैल के पहले तक। अब जब जानकारी आई कि पीएम ने खुली छूट दे दी है भारतीय सेना को और वो कोई बड़ी प्लानिंग में है इंडियन फोर्सेस, तो अब क्या किया पाकिस्तान ने, इस ऑफिसर्स कॉलोनी से उसको करीब 6 किलोमीटर दूर एक मियां मीर का इलाका है, वो देखिए वो कॉलोनी, वहां पर शिफ्ट कर दिया है। ये करीब 5.7 किलोमीटर का रास्ता है, हाईवे है। अगर हाईवे से जाएंगे और ट्रैफिक नहीं है तो अमूमन 10 से 12 मिनट लगते हैं यहाँ पर जाने में। हमने जब टाइम कैलकुलेट किया था गूगल मैप पे तो ये 12 मिनट का दिखा रहा था। 5.7 किलोमीटर का रास्ता है, लाहौर में ही है, लेकिन ऑफिसर्स कॉलोनी में अब नहीं है हाफिज सईद। ताज़ा जानकारी जो हमको मिली है हमारे सहयोगियों से वो ये कि उसको मियां मीर में कैंटोनमेंट का जो इलाका है वहाँ पर शिफ्ट किया गया है। जी हाँ, कैंटोनमेंट मतलब आर्मी का इलाका। हाफिज पहले मुनी रोड के पास ऑफिसर्स कॉलोनी में था, वो उसका सेफ हाउस था। अब सेफ हाउस मियां मीर कॉलोनी में है। दोनों एड्रेस जैसा कि मैंने कहा करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है और 12 मिनट का सफर लगेगा अगर आप कार से ट्रेवल करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यानी ऑफिसर्स कॉलोनी से मियां मीर कॉलोनी तक। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब किसी को ये लगने लगे कि मौत उसका पीछा कर रही है तब वो इधर से उधर भागता है, हर उस जगह पर छिपने की कोशिश करता है जहां बचने की गुंजाइश होती है। क्यों मियां मीर पहुंचा हाफिज सईद, ये अगर आप समझना चाहते हैं तो हमारी स्टोरी को देखिए। 9 के दिन के लिए निकला है, मैदानों में होंगे। अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। दरियाओं में खून बहाने की गीदड़ भभकी देने वाले हाफिज को जैसे ही पता चला कि भारत में सेना को कार्रवाई की खुली छूट मिल गई है, वो छटपटाने लगा। और अब ये खबर है कि पहलगाम का मास्टरमाइंड नंबर 1 लश्कर का मुखिया हाफिज सईद एक नए एड्रेस पर जाकर दुबक गया है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर मिली है कि पाकिस्तान आर्मी ने हाफिज को नई जगह पर शिफ्ट कर दिया है। हाफिज को लाहौर के कैंटोनमेंट एरिया में मियां मीर कॉलोनी में एक सेफ हाउस में रखा गया है। ये लाहौर का वो इलाका है जहां पाकिस्तान आर्मी के 4 कोर का कमांडर रहता है। आप समझ सकते हैं कि ये जगह लाहौर में कितनी सुरक्षित मानी जाती है। इसके पहले हाफिज लाहौर के ही मुनीर रोड इलाके में ऑफिसर्स कॉलोनी के नजदीक बने एक सेफ हाउस में रह रहा था। हालांकि इस पते पर भी हाफिज सईद 4 महीने ही रह सका और उसे भारत की कार्रवाई के खौफ में अपना एड्रेस बदलना पड़ा। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा,
जवाब भी लिया जाए। पाकिस्तान क्यों आतंकिस्तान बन गया है, आप इस बात को ऐसे समझिए। हाफिज सईद इन दिनों पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड स्पेशल सर्विस ग्रुप के पैरा कमांडो की सुरक्षा घेरे में रह रहा है। पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड स्पेशल सर्विस ग्रुप के पैरा कमांडो 24 घंटे हाफिज सईद के साथ 3 शिफ्ट में तैनात रहते हैं। इतना ही नहीं, हाफिज सईद को 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियों का काफिला दिया गया है। और तो और इन गाड़ियों में हाफिज सईद की बुलेट प्रूफ गाड़ी का ड्राइवर भी खुद पाकिस्तान आर्मी का रिटायर्ड एसएसजी पैरा कमांडो है। फिलहाल आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी ने हाफिज सईद के किसी भी मूवमेंट पर रोक लगा रखी है। हाफिज सईद को लश्कर के ट्रेंड आतंकी के नाम से नहीं बल्कि तायाजी कोड नेम से पुकारते हैं। एक जानकारी ये भी है कि लश्कर खालसा को भी हाफिज सईद ही संभाल रहा है। दरअसल लश्कर खालसा लश्कर तैयबा का ही एक विंग है जो पाकिस्तान में खालिस्तानी आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। लश्कर तैयबा की अलग अलग ब्रांच, अलग अलग चेहरे जरूर हैं, लेकिन काम एक ही है और वो नापाक काम है भारत के खिलाफ साजिश करते रहना, कश्मीर को अशांत रखना। ऐसी एक साजिश लश्कर ने पहलगाम में 22 अप्रैल को की और इस काम में उसे खाद पानी दिया पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई ने, जो लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रचती रही है। हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि ऐसी रिपोर्ट, एक ऐसी जानकारी जो भारत में जांच चल रही है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, एनआईए के द्वारा, वो क्या कह रही है। शुरुआती जांच रिपोर्ट तैयार है और शुरुआती जांच रिपोर्ट की जानकारी हमारे पास भी आई है। हमारे सूत्र क्या कह रहे हैं एनआईए की इस रिपोर्ट के बारे में, कैसे पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं, देखिए जरा। पहलगाम में जिन दरिंदों ने बेकसूर भारतीयों की हत्या कर दी, उन तक पहुंचने की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है। मौके की जांच के लिए एनआईए की टीम शुक्रवार को एक बार फिर बैसरन घाटी पहुंची। इस बीच सूत्रों से पता चला है कि एनआईए ने पहलगाम हमले की शुरुआती रिपोर्ट तैयार कर ली है और जैसा कि एनडीटीवी ने सबसे पहले आपको बताया था, अब ये खबर सामने आ रही है कि जांच एजेंसी को इस साजिश में पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के शामिल होने के सबूत मिले हैं। पहलगाम हमले में शामिल 2 आतंकी हाशिम मूसा और अली भाई उर्फ तलहा भाई दोनों पाकिस्तानी हैं और एनआईए को पता चला है कि दोनों आतंकी पाक हैंडलर्स के संपर्क में थे। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की जांच में पता चला है कि पहलगाम की साजिश आईएसआई के इशारे पर लश्कर के हेडक्वार्टर में रची गई थी। एनआईए ने इस मामले में बैसरन घाटी की 3D मैपिंग की है, 2800 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है, 150 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। मौके से मिले 40 से ज्यादा कारतूसों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। इसके अलावा कई चश्मदीदों के बयान भी दर्ज किए। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच हो रही है और उन सैटेलाइट फोन की भी जिनका इस्तेमाल आतंकियों ने किया था। बैसरन घाटी का 22 अप्रैल का मोबाइल का डंप डेटा भी लिया गया है, जिससे पता चल सके कि उस दिन वहां पर कितने मोबाइल एक्टिव थे। इसके अलावा कश्मीर में बैन हो चुके संगठन हुर्रियत और जमात इस्लामी के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है और जानकारी ये मिली है कि वहां पर जो ये संगठन है ये कुछ ओवरग्राउंड वर्कर से जुड़े थे जिनका पहलगाम हमले में हाथ है। वहीं जो एक आतंकी फारूक अहमद है उसके घर को भी ध्वस्त कर दिया गया है और सूत्रों के मुताबिक वो भी इस हमले में शामिल है और उसने ओवरग्राउंड वर्कर्स का एक नेटवर्क जो है वो तैयार किया था। तो एनआईए लगातार अलग अलग तरीकों से इस जांच को आगे बढ़ा रही है और जांच की दिशा जो है वो बहुत तेजी से उसको एक नई दिशा दी जा रही है। और एनआईए के डीजी जो यहाँ पर आए थे उन्होंने अब तक की जांच का ब्यौरा लिया है और आगे जांच की दिशा क्या होगी ये भी एनआईए के अधिकारियों को बताया है। श्रीनगर से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। भारत ने लगातार पाकिस्तान के खिलाफ आतंक फैलाने के मामले में सबूत पेश किए हैं, डॉजियर पर डॉजियर दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बात से इनकार करता रहा कि हिंदुस्तान में आतंकी घटनाओं में उसका कोई हाथ कभी रहा, जबकि सारे आतंकी, चाहे वो हाफिज सईद हो,
दाऊद इब्राहिम जैसा बड़ा अपराधी हो या फिर असर मसूद हो, ये सब पाकिस्तान में पनाह लिए रहे। अब ये बात किसी से छुपी नहीं, यहां तक कि ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में ही मारा गया। लेकिन पाकिस्तान के टॉप लीडर ही जब तब बोलते रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए आतंकवाद को पनाह और बढ़ावा ही उसके लिए डिफेंस सिस्टम है और वही उसकी कूटनीति भी है। ये दूसरी बात है कि उन नेताओं को अब ये समझ में आता है कि आतंकवाद को संरक्षण देने की बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तान को चुकानी भी पड़ी है। हालांकि आज की तारीख में पाकिस्तान के नेता अतीत की गलतियों की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, जबकि आपको हम बता दें आज की तारीख में भी जो दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी हैं वो पाकिस्तान की इन्हीं गलियों में, इन्हीं सड़कों में ऐशो आराम से रह रहे हैं, जो लगातार भारत बोलता रहा। जैसे अभी हमने शुरुआत में दिखाया कि लाहौर के मियां मीर कॉलोनी में हाफिज सईद रहता है और दाऊद इब्राहिम का एड्रेस भी कराची का है। ये सारी दुनिया जानती है। पाकिस्तान के नेता कितना भी डिनाई क्यों ना करें, लेकिन आज के नेता भी उतने ही जिम्मेदार हैं इस आतंकवाद को पनाह देने के लिए। आतंकवादियों का यही वो आतंक है जिसे पाकिस्तान पालता पोसता है। यही वो आतंक है जिसे पाकिस्तान से संरक्षण मिलता है और यही वो आतंक है जिसे मुजाहिदीन कहकर पाकिस्तान के हुक्मरान आतंकवाद को सरकारी मदद पहुंचाते हैं। ताजा मामला पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का है, जिन्होंने कबूल किया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देता है। As far as what the defense minister said, I don't think that it's a secret that Pakistan has a past as far as extremist groups are concerned. And as a result of this, we have suffered. Pakistan has suffered. We've gone through wave after wave of extremism. We went through the Islamization, militarization of our society. But as a result of what we suffered, we also learned our lessons. We've gone through internal reforms in order to address this problem, not only for us, but also the concern of the international community. बिलावल भुट्टो मानते हैं कि आतंकवाद उनका इतिहास है, लेकिन ऐसा कहकर वो आधा सच कबूल कर रहे हैं, जबकि पूरा सच ये है कि आतंकवाद पाकिस्तान का अतीत ही नहीं, वर्तमान भी है और इस वर्तमान के साये में उसका भविष्य बेहद अंधकारमय है। जिस तरह पहलगाम में पाकिस्तान ने आतंकी हमला करवाया, उससे पाकिस्तान को हर ढलती शाम की रात बहुत अंधेरी लगती होगी। इस साल जनवरी में IMF ने पाकिस्तान का आर्थिक विकास दर 3% रखा। पाकिस्तान में महंगाई 38% से ऊपर पहुंच गई। आलम यह है कि आज पाकिस्तान में 40% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। बेरोजगारी दर 8% तक पहुंच गई है, जबकि बिगड़ते आंतरिक हालात के कारण विदेशी निवेश नीलबटे सन्नाटा है। कई इलाकों में 18-18 घंटों तक बिजली न रहने से उद्योग धंधे बंद हैं। इसके कारण आज पाकिस्तान दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था है। उसकी पूरी माली हालत IMF, सऊदी अरब और UAE से मिलने वाली मदद और कर्जे पर निर्भर करती है, लेकिन उसके पास कर्ज चुकाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। जब घर में पैसे नहीं हैं, तो भी पाकिस्तान हथियारों की खरीद में दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करने वाला देश है। उस पर से आतंकियों पर भी पैसे खर्च करने के चक्कर में पाकिस्तान बर्बाद होता गया। अब अफसोस सिर्फ बिलावल भुट्टो को ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भी है, मगर दिखावे के लिए। Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. 1971 में भारत के हाथों पाकिस्तान को मिली करारी हार और उसके 2 टुकड़े हो जाने के बाद पाकिस्तान की ये ताकत तो नहीं रही कि भारत से आमने सामने 2-2 हाथ कर सके, तो उसने छद्म युद्ध के लिए आतंकवाद का सहारा लिया। उसके बाद से पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत में बेगुनाहों को अपना निशाना बनाया। वक्त ऐसा भी आया कि पाकिस्तान के राजनेता आतंकियों के साथ बैठकी तक जमाते रहे। ये तस्वीरें 2019 की हैं।
जब पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के जूनियर मंत्री शहरयार अफरीदी आतंकी संगठनों के सरगनाओं के साथ गुफ्तगू करते दिखे। एक तरफ पाकिस्तान ने आतंक के बल पर कश्मीर को ले लेने के मंसूबे पाले, तो दूसरी तरफ भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए मुंबई से लेकर दिल्ली तक आतंकी हमले कराए। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने खुद उन आतंकियों को अपना हीरो माना था। पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की सोवियट्स को निकालने के लिए। ठीक है। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है। ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी। पाकिस्तान के आतंक का सच दुनिया के सामने है। कुछ समय पहले तक जो देश पाकिस्तान के बचाव में उतर जाते थे, अब वही मानते हैं कि दुनिया के लिए ये देश एक खतरा बन चुका है, जो सिर्फ आतंक के तेल पानी पर ही चल रहा है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। पहलगाम हमले के 10 दिन हो गए हैं। भारत लगातार बहुत ही आक्रामक और सख्त रुख अपनाए हुए है पाकिस्तान को लेकर। दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों की तरफ से भी भारत को भरपूर समर्थन मिला है। उससे पाकिस्तान में अब आला दर्जे की बौखलाहट दिखाई दे रही है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर हो या फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ, दोनों के लिए अब पाकिस्तानी आवाम के मन में भी गुस्सा बढ़ने लगा है। ऐसे में अब ये खबरें भी सरहद पार से आ रही हैं कि पाकिस्तान में तख्ता पलट भी हो सकता है। जिस तरह पाकिस्तान में अंदरूनी असंतोष अलग अलग इलाकों में चरम पर दिख रहा है, उसको बहाना बनाकर भी सेना शहबाज शरीफ की सरकार को पलट सकती है, उनको उनकी कुर्सी से हटा सकती है। इसको विस्तार से जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। I am here to reassure the people that we, the defenders of Pakistan, क्या आसिम मुनीर पाकिस्तान के अगले परवेज मुशर्रफ बनना चाहते हैं? क्या आसिम शहबाज शरीफ का वही हाल करना चाहते हैं जो जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो और परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का किया था? क्या पाकिस्तान में फिर से फौजी हुकूमत के खौफनाक बूटों की आहट सुनाई पड़ने लगी है? ये सवाल इन तस्वीरों से भी निकलता है। पाकिस्तान के जिहादी जनरल को देखिए, जो टैंक पर चढ़कर पाकिस्तान के आवाम को ये संदेश देना चाहते हैं कि वही तो पाकिस्तान के रखवाले हैं। रावलपिंडी में जनरल आसिम मुनीर ने अपनी फौज की तैयारियों को जांचा परखा, हथियारों को भी देखा कि वो चल रहे हैं या नहीं, और लगे हाथ हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी देकर पाकिस्तान के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। we, the defenders of Pakistan. इस वीडियो को पाकिस्तानी सेना ने सोशल मीडिया पर डाला है, लेकिन दिलचस्प ये है कि जनरल मुनीर का ये वीडियो पुराना है। अपने खौफ को छिपाने के लिए पाकिस्तानी सेना पुराने वीडियो का इस्तेमाल कर रही है। जनरल मुनीर ने जो अपनी जनता को संबोधित किया, उसके दो कारण हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान की जनता ये बात समझ जाए कि आर्मी जो है वही सत्ता में रहेगी, असली पावर उसके पास रहेगी, और वो जो इस तरह का प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट है वो उसको बर्दाश्त नहीं है। दूसरे वो ये दिखाना चाहते हैं कि बहुत स्ट्रांग है, हम हिंदुस्तान से लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम। पाकिस्तान के हुक्मरान इस कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह भारत का हव्वा दिखाकर अपनी अंदरूनी मुश्किलों से थोड़ी राहत पालें, लेकिन पाकिस्तान के बिगड़े हुए हालात को ही आर्मी चीफ आसिम मुनीर अपने लिए आपदा में अवसर मानकर चल रहे हैं। पाकिस्तान के भीतर बलूचिस्तान का 60% हिस्सा सरकार के नियंत्रण में नहीं है। खैबर और सिंध में भी लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में भी असंतोष की आग भड़की हुई है, जबकि कश्मीर मसले पर भी पाकिस्तान सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। उस पर से भारत के गुस्से का ताप पाकिस्तान में साफ साफ महसूस किया जा रहा है। वहाँ के पेशावर, एबटाबाद और स्वात समेत 29 जिलों में बजते एयर सायरन का खौफ पैदा करने के लिए काफी है। इसलिए आशंका बढ़ गई है कि पाकिस्तान की खराब स्थिति का हवाला देकर मुनीर कहीं पाकिस्तान की तकदीर ना बिगाड़ने लगे। ये मुनीर का जहर बुझा भाषण ही था, जिसमें द्विराष्ट्र सिद्धांत का हवाला देकर हिंदुओं के खिलाफ आग भड़काई गई थी। अब भारत के साथ पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के साए में तनाव बढ़ा हुआ है। लाहौर और कराची के ऊपर के हवाई क्षेत्र का एक हिस्सा
हर दिन 8 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है और ऐसा पूरे मई के महीने में होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की नीलम घाटी में सैलानियों के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। पीओके के मदरसे अगले 10 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। होटलों, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल को इस बात के लिए तैयार रहने को कहा गया है ताकि इन जगहों का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना अपने हिसाब से कर सके। 2 दिनों पहले पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने तो रात के 1:30 बजे बड़ा ऐलान भी कर डाला था। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है और दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता है। और इन सब के साए में पाकिस्तान के आर्मी चीफ 1999 वाले उस दौर को दोहराने की कोशिश कर सकते हैं जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। पाकिस्तानी सेना का पुराना रवैया रहा है। अगर मैं आपको 71 वॉर की याद दिलाऊं, उसके पहले पाकिस्तानी जनरल्स ने ऐसी आवाजें उठाई थी और उसका नतीजा क्या हुआ। यूँ तो पाकिस्तान में आज भी लोकतंत्र घुटनों पर लुढ़कते हुए चलता है, लेकिन सेना की दखल बता रही है कि वहाँ लोकतंत्र के लिए खास जगह बचती नहीं है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। वो एक पुरानी कहावत है, पूरी दुनिया में हर मुल्क के पास सेना है, लेकिन दुनिया का एकमात्र देश ऐसा है पाकिस्तान जिसमें सेना के पास एक मुल्क है। यानी वहाँ लोकतंत्र हो या ना हो इसके कोई मायने नहीं है। पाकिस्तान के लोकतंत्र को खुद पाकिस्तान में ही कैसे चुनौती मिल रही है जरा देखिए। पाकिस्तान भारत के हमले की आशंका में इस वक्त पाकिस्तान घबराया हुआ है। वहाँ विपक्ष के एक नेता हैं जमीयत उलेमाए इस्लाम पार्टी के मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने क्या बयान दिया है आप भी जरा इसको ध्यान से सुनिए। हमें अफगानिस्तान के हवाले से सोचना होगा कि पाकिस्तान बहैसियत रियासत के उसने अफगानिस्तान के साथ अपने सफारती ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं बनाए। ये बात याद रखें कि जाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक जितनी हुकूमतें आई हैं प्रो इंडियन थी, सिवाय अमारत इस्लामी अफगानिस्तान। अगर हम कोई सियासत जानते, अगर हम कोई सफारत जानते, अगर हम कोई अपना मुल्की मफाद जानते, तो आज अफगानिस्तान को एक प्रो पाकिस्तान अफगानिस्तान होना चाहिए था। हम इनको भी धकेल रहे हैं कि जाओ तुम रूस के साथ कहीं बात करो, चाइना के साथ बात करो, इंडिया के साथ बात करो। किस बात पर? सरहदें रोक दी हैं, हजारों गाड़ियां माल ली हुई उधर खड़ी हैं, हजारों इधर खड़ी हैं। अवाम का माल तबाह बर्बाद हो रहा है। सरहद पर वहां टेंशन पैदा कर दी गई है। इंडिया की इकॉनमी ऊपर जा रही है, चाइना की इकॉनमी ऊपर जा रही है, बांग्लादेश की इकॉनमी ऊपर जा रही है, इंडोनेशिया की ऊपर जा रही है, मलेशिया की ऊपर जा रही है, अफगानिस्तान की ऊपर जा रही है, ईरान की ऊपर जा रही है, और इन सब के बीच में सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी गिर रही। क्यों? तो ये थे पाकिस्तान में विपक्ष के नेता फजलुर रहमान वहां के हालात की पोल खोलते हुए। इस बीच एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आज हुआ। किस तरह की तैयारी भारत कर रहा है उसका मुजाहिरा आज यूपी में दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना ने आज जो ताकत दिखाई उसकी धमक करीब 1000 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी जरूर महसूस की गई होगी। आज भारत के लड़ाकू विमानों ने गंगा एक्सप्रेस वे पर टच एंड गो किया। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कमाल की हैं। ये पहला एक्सप्रेस वे बना है हिंदुस्तान में जहां पर नाइट में भी आप लड़ाकू विमानों को उतार सकते हैं। यूपी में 4 जगह पर यह सुविधा है, लेकिन ये पहला है गंगा एक्सप्रेस वे जहां पर दिन के साथ साथ रात में भी लैंडिंग की इंतज़ाम किए गए हैं, उसकी सुविधा यहाँ पर दी गई है। बाकी 3 जगहों पर सिर्फ दिन में था ये सुविधा कि हाईवे पर, एक्सप्रेस वे पर विमान उतर सकते थे किसी भी आपातकालीन स्थिति में, किसी भी युद्ध की स्थिति में। लेकिन गंगा एक्सप्रेस वे ऐसा निकल कर आया है जिसमें रात के समय भी तमाम फाइटर जेट्स जो हैं वो लैंडिंग कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं।
प्रदेश के शाहजहांपुर से वायुसेना की ये गरज सीमा पार भी पहुंची होगी। बैसरन घाटी के दरिंदों को गंगा एक्सप्रेसवे पर आज साक्षात काल दिखा होगा। लड़ाकू विमानों के इस टच एंड गो ने आज आतंकिस्तान को सदमे में डाल दिया होगा। टचडाउन में विमान हवाई पट्टी के लगभग 1 मीटर करीब पहुंचते हैं, यानी हवाई पट्टी को टच करके उड़ जाते हैं। एक बार आप भी देखिए यहाँ किन लड़ाकू विमानों ने अपना कारनामा दिखाया। रफाल आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और लंबी दूरी की मिसाइल से लैस ये विमान सभी मौसम में ऑपरेशन की क्षमता रखता है। सुखोई 30 MKI ट्विन सीटर फाइटर है जो कि लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने में सक्षम है और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें लेकर उड़ान भर सकता है। इसी तरह मिराज 2000 हाई स्पीड डीप स्ट्राइक में दक्ष है और न्यूक्लियर कैपेबल है। अब जरा जगुआर को देखिए। ये ग्राउंड अटैक और एंटी शिप मिशन में प्रयोग होने वाला सटीक स्ट्राइक विमान माना जाता है। Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर सर्च और रेस्क्यू के अलावा सहायता कार्यों के लिए काम आने वाला एक जबरदस्त हेलीकॉप्टर है। खास बात यह है कि ये देश की पहली नाइट लैंडिंग है। वायुसेना के इस एयर शो का उद्देश्य युद्ध या किसी दूसरे संकट काल में इस एक्सप्रेसवे को एक रनवे के रूप में इस्तेमाल करना है। पहलगाम आतंकी हमला होने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के जलालाबाद में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के ताकत का प्रदर्शन सामने के नजरिए से बहुत मायने रखता है। इसकी गूंज और गर्जना सीधे पाकिस्तान को सुनाई पड़ रही होगी। गंगा एक्सप्रेसवे पर बना ये देश का ऐसा पहला रनवे है जहां लड़ाकू विमान दिन और रात दोनों समय लैंड कर सकेंगे। 3.5 किलोमीटर लंबी इस हवाई पट्टी पर ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि वायुसेना के लड़ाकू विमान कभी भी यहां लैंड कर सकेंगे। एक्सप्रेसवे के इस हिस्से का निर्माण अदानी समूह कर रहा है। यूपी में पहले से मौजूद एक्सप्रेसवे में से 3 पर एयर स्ट्रिप पहले ही बनी हुई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उन्नाव जिले के बांगरमऊ में एक एयर स्ट्रिप है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर जिले में एयर स्ट्रिप है। इसी तरह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर इटावा जिले के पास एक एयर स्ट्रिप है। गंगा एक्सप्रेसवे जब पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तब ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। इसी साल नवंबर में इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो सकता है। तो मान लीजिए कि ये गंगा एक्सप्रेसवे है। हमने स्टूडियो में अपने वर्चुअल सेट पर ये तैयारी करके आपको दिखाई है। बता दें आपको कि क्या होता है नाइट लैंडिंग के समय और कौन कौन से विमान, लड़ाकू विमान यहाँ पर उतर सकते हैं। तो दुश्मन ध्यान से देख ले हिंदुस्तान के दम को। बारी बारी से दिखाता हूँ कि कैसे एक्सप्रेसवे पर बड़े बड़े लड़ाकू विमानों को उतारने की सुविधा भारत में यहीं उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर पर तैयार हो चुकी है। पहले बात करूंगा राफेल की। राफेल विमान वो विमान है जो भारत में सबसे लेटेस्ट एंट्री हमारी वायुसेना में। 50 फीट लंबा ये विमान है। इसकी जो लंबाई है बहुत ही प्रिसीजन के साथ काम करता है। 17 फीट ऊंचा है। इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए 10,000 किलोग्राम इसका वजन है। 10,000 किलो के आसपास का वेट है। और अगर आगे बढ़ें तो बता सकता हूं कि ये करीब 2,205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। यानी इसकी स्पीड सुपरसोनिक स्पीड जैसी है। बहुत ही तेज उड़ने में ये काबिल लड़ाकू विमान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूक्लियर अटैक करने में ये विमान राफेल अपना बिल्कुल सक्षम है। कहीं भी घुसकर न्यूक्लियर मिसाइल से हमला कर सकता है। अगले विमान की बात करते हैं और अब चलेंगे अब जगुआर की तरफ। जगुआर एक और भारतीय वायुसेना का पुराना, सबसे आप कह सकते हैं कि 55 फीट लंबा विमान, लड़ाकू विमान जो कि काफ़ी दिनों से भारतीय वायुसेना की सेवा में है। 16 फीट ऊंचा इसकी ऊंचाई होती है। और अगर वजन की बात की जाए तो करीब 7700 किलोग्राम इसका वजन है।
7,700 किलोग्राम इसका वजन होता है और 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ भी सकता है। और एंटी शिप मिशन में ये चैंपियन है। अगर शिप को मार गिराना हो, नेवल अटैक करना हो, तो इसके लिए इसको चैंपियन कहा जाता है। अगले विमान की ओर चलते हैं, अगला लड़ाकू विमान, और वो है सुखोई 30। ये बहुत ही स्मार्ट एयरक्राफ्ट हमारे पास है। 71 फीट लंबा होता है ये, 19 फीट ऊंचा है ये, 18,000 किलोग्राम इसका वजन होता है। हम वजन की बात इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि उसको एक्सप्रेसवे पर लैंड करना है, तो एक्सप्रेसवे को उस अंदाज में तैयार किया गया है, तेजी से आने वाले बड़े बड़े विमानों को भी वो उसके बोझ को वो झेल सके। 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भरता है और उड़ान के दौरान फ्यूल भरने में सक्षम है, यानी उड़ते उड़ते उसको लैंडिंग की जरूरत नहीं है, प्लेन में भी इसकी रिफ्यूलिंग हो सकती है, उड़ान में भी। अगले प्लेन की ओर चलते हैं, वो है C-130J सुपर हरक्यूलिस। यह 98 फीट लंबा विमान है, 38 फीट ऊंचा है। ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि विमानों का ट्रक है जिसमें आप सब कुछ भर के ले जा सकते हैं। 34,000 किलोग्राम इसका होता है, 34,000 किलो का, और 6,444 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। ये रसद ले जाने के मोटे तौर पर काम आता है। बड़े बड़े टैंक का मूवमेंट भी इस विमान के जरिए हो सकता है C-130J के साथ। कम ऊंचाई पर भी ये उड़ान भर सकता है। भारी भरकम बड़ा विमान है, हाथी की तरह आप कह सकते हैं अगर आप तुलना करें, लेकिन इतना बड़ा होने के बावजूद ये कम ऊंचाई पर उड़ सकता है। अगला विमान है मिराज 2000 और ये 98 फीट लंबा, 98 फीट लंबा इसकी लंबाई है, 17 फीट ये ऊंचा होता है। और अगर वजन की बात करें तो करीब 7500 किलोग्राम इसका वजन है और 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ सकता है। तो दुश्मन के रडार को चकमा देने के लिए मिराज 2000 से बेहतर शायद ही कोई विमान इस वक्त दुनिया में हो, लेकिन भारत के पास ये भरपूर ताकत में है। तो ये थी भारत की वायुसेना की ताकत, किस तरीके से दुश्मन को अब चौकन्ना रहने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, वरना किसी भी तरह भारत जो है वो उस पर दुश्मन पर हावी हो सकता है अपने इन लड़ाकू विमानों के जरिए। पहलगाम पर हुए आतंकी हमले ने पाकिस्तान को जबरदस्त धक्का पहुंचाया है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर एकजुट हो गया, वहीं खाड़ी देशों में भी अब की बार पाकिस्तान का साथ देने वाले नहीं दिख रहे। खाड़ी देश यानी वो इलाका जहां पर बहुत बड़ी संख्या में इस्लामिक कंट्री है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC का गढ़ यही खाड़ी देश है। कहना चाहिए कि समूचे मुस्लिम देशों में भी पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए सहयोग, हमदर्दी और साथ इस वक्त दिखाई दे रहा है। सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया से लेकर ईरान तक सबकी भावनाएं हिंदुस्तान के पक्ष में अभी दिखाई देती हैं। अल्लाहू अकबर। जिस वक्त पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में थे। वहां से अपनी यात्रा बीच में ही रोककर प्रधानमंत्री सीधे स्वदेश लौट आए। अब सवाल था कि सऊदी अरब क्या करेगा, क्योंकि सऊदी अरब एक तरफ भारत का बहुत बड़ा कारोबारी पार्टनर है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को फाइनेंस भी करता है। सऊदी अरब के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध विकसित हुए हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से उसके पुराने रिश्ते रहे हैं। लेकिन अब सऊदी अरब आतंक पर भारत के रुख का समर्थक है, जबकि 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का समर्थन कर चुका है। पहलगाम हमले के तुरंत बाद सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने इसकी निंदा की और मारे गए निर्दोष लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात में आतंकवाद से पूरी ताकत से लड़ने का संकल्प लिया। ये पाकिस्तान के लिए संदेश है कि उसके मुस्लिम ब्रदरहुड के झांसे में अब मुस्लिम देश भी आने वाले नहीं हैं। मुल्कों के बीच में, हिंदुस्तान और गल्फ कंट्रीज के बीच में काफी हाई लेवल विजिट्स हुई, जैसा अभी हमारे प्रधानमंत्री गए थे सऊदी अरेबिया। इसका पाकिस्तान पे बड़ा गहरा असर होगा आर्थिक स्थिति पे, क्योंकि उनका कर्जा जो आता है वो
सऊदी अरेबिया और यूएई से ही आता है और उनकी अर्थव्यवस्था बैंक्रप्सी के कगार पे खड़ी हुई है, तो बिना इन मुल्कों के सपोर्ट के वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर ये खाड़ी के देश हिंदुस्तान के साथ अपना संबंध बढ़ाते हैं तो इसका पाकिस्तान की नीति पे बड़ा खास असर पड़ेगा। अगर आप खाड़ी देशों को देखें तो जिन देशों का पलड़ा भारत की तरफ झुका हुआ है उनमें कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और ईरान दिख रहे हैं, जबकि भारत के खिलाफ तुर्की दिख रहा है। वहीं मुस्लिम देशों की बात करें तो इंडोनेशिया भारत की तरफ दिख रहा है, जबकि बांग्लादेश का रुख पाकिस्तान की तरफ दिखता है। जहां पाकिस्तान की हर रात इस डर के साए में गुजरती है कि भारत ना जाने कब हमला बोल दे, वहीं पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी ईरान ने बजा दी है। ऐसी खबर है कि 5 मई को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भारत आने वाले हैं। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये यात्रा ये बताने के लिए काफी होगी कि भारत के रुख को ईरान किस नजर से देखता है। 25 अप्रैल को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की थी। खुद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेक्शियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और हमले की कड़ी निंदा की। एक वक्त ईरान पाकिस्तान में काफी दोस्ताना था, लेकिन पिछले साल ईरान ने आतंकियों के खात्मे के लिए आतंकियों पर एयर स्ट्राइक की थी। ईरान के भारत के साथ बहुत हिस्टोरिक रिलेशन है, एक ज़माने के साथ चले आ रहे सांस्कृतिक संबंध जिसे कहा जाता है, जो कि हज़ारों साल पुराने, इस्लाम आने से पहले फिर इस्लाम आने के बाद हमेशा चलते रहे हैं ये रिश्ते। दूसरी तरफ ये है कि भारत के लिए ईरान बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेटेड है सामरिक रूप से भी, क्योंकि भारत का मानना ये है कि ये मेन द्वार है सेंट्रल एशिया जाने को, और भारत वहाँ पे चाबहार पोर्ट भी बना रहा है। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा था, तो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान दुनिया भर में घूम घूम कर भारत का विरोध कर रहे थे। खासकर मुस्लिम देशों में जाकर वो मजहब के नाम पर माहौल बना रहे थे, लेकिन कहीं से उनको तवज्जो नहीं मिली। पाकिस्तान का मुस्लिम ब्रदरहुड जिस तरह आर्टिकल 370 पर औंधे मुँह गिरा, वही हाल पहलगाम कांड पर भी होता दिखाई दे रहा है। आर्थिक सहायता को सऊदी अरेबिया से मिल रही है, यूनाइटेड अरब अमीरात से मिल रही है, शायद कुवैत से भी मिल रही है पाकिस्तान को। पर जहाँ तक सामरिक समस्याओं का या मुद्दों का सवाल है स्ट्रेटेजिक, उसमें और पाकिस्तान भारत के जो मुद्दे हैं उनका सवाल है, मैं समझता हूँ कि इस्लामिक देश अब उनके साथ, पाकिस्तान के साथ नहीं है और वो मुस्लिम ब्रदरहुड का कार्ड अब वहाँ नहीं खेल सकते हैं। कोशिश वो ये करेंगे कि चाइना कार्ड खेलने का प्रयत्न पाकिस्तान अवश्य करेगा, पर वो भी देखेंगे भारत के भी संबंध चाइना से अब कुछ सुधर रहे हैं, तो वो कार्ड में भी अब मुझे नहीं लगता कि कोई ताकत है। वैसे मुस्लिम ब्रदरहुड का मूल संबंध पाकिस्तान से है भी नहीं। मुस्लिम ब्रदरहुड मिस्र का सबसे पुराना और बड़ा इस्लामिक संगठन है। इसकी स्थापना 1928 में हसन अल बन्ना ने की थी। इसका मकसद शरिया के आधार पर शासन चलाना था, लेकिन बाद में इस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा। यहाँ तक कि आतंकी संगठन अलकायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन भी मुस्लिम ब्रदरहुड का सदस्य रह चुका था। लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड का हवाला देकर अपने लिए पैसा ऐंठना और मुस्लिम देशों में भारत को बदनाम करने की पाकिस्तान की साजिश कामयाब होती नहीं दिख रही है। बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो ने भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती के साथ बैठक की, जिसमें सुबियांतो ने कहा कि उनका इस्लाम ऐसा आतंकवाद नहीं सिखाता। जाहिर है कि उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद एनडीटीवी की तमाम टीमें लगातार जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों से ग्राउंड रिपोर्ट भेज रही हैं और हम आपको अपने इस बुलेटिन खबरों की खबर में हर चीज से रूबरू भी करा रहे हैं, राफ्ता भी करा रहे हैं। मेरे सहयोगी हैं शिव अरूर, वो उरी में एक आखिरी गांव में जाकर वहां के लोगों से उन्होंने बातचीत की है, वो सुनने लायक है, आप भी देखिए। आई विश कि ये बेटर टाइम्स थे कश्मीर के लिए, क्यों लेकिन आपको पता भी है कि
इतना सारा जो मीडिया है अभी कश्मीर में किस लिए आया है, पहलगाम में जो हुआ है इसलिए जो आफ्टर मैथ है उसको कवर करने के लिए। तो पहला मेरा सवाल ये है कि 10 दिन हुए हैं पहलगाम में जो हुआ है उसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, क्योंकि कश्मीर ने बहुत कुछ देखा है, टेरर भी देखा है, पहलगाम एक नया चैप्टर है, एक लेटेस्ट चैप्टर ऑफ दैट टेरर है। जी हाँ, ये तो हमारे लिए बहुत दुखद की बात है क्योंकि हमारी ही सरजमीन पे ये हादसा हुआ है। 28 लोग जिनको कुछ पता भी नहीं था घूमने के लिए आए थे, कश्मीर देखने आए थे। जैसे आप सबको पता है कि क्रेज़ होता है कश्मीर को देखने के लिए, घर से निकल कर आए थे कि हमें कश्मीर देखना है। उनको क्या पता था कि वो लौट कर नहीं आएंगे वापस। तो ये बहुत हम लोगों के लिए भी शर्मिंदा की बात है कि ये चीज़ हमारे यहाँ पे आई और कश्मीर अब चेंज हो रहा था। कश्मीर में वो चीज़ें हो रही थी, टूरिज़्म बढ़ता जा रहा था, लोग निकल कर आ रहे थे। इतना टैलेंट है हमारे कश्मीर में, वो चीज़ें बाहर निकल के आ रही थी। उड़ी अटैक के बाद मुझे लगता है जो इससे पहले जो दूसरा अटैक भी हुआ था, उसके बाद इस अटैक ने हम सबको एक ऐसा झटका दे दिया है कि बोलते हैं ना कि रोना आ रहा है लेकिन वो आंसू निकल कर नहीं आ रहे हैं, इतना वो सदमा लग चुका है हमें। जो टेंशन अभी लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारी है, और आपने उरी अटैक के बारे में भी जिक्र किया, वो 9 साल पहले था। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव फिर से बढ़ गया है। अब टेरर अटैक के बाद सीज़ फायर वायलेशंस हो रही हैं। जहां हम खड़े हैं, आपकी शहर, आपकी टाउन उरी, बिलवेड उरी, फेमस उरी, जो मतलब वो जो इंडियन माइंडसेट में चला गया पॉपुलर कल्चर में, क्योंकि 2016 में क्या हुआ था तो सबको पता है कि उरी क्या है, एक फिल्म भी बनी थी उस पर। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि उरी के मन में अभी क्या है? क्या वो एक देजावू टाइप का सिचुएशन है कि फिर से तनाव, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, ये सिचुएशन का हल कभी नहीं होता है? जी हाँ, क्यों नहीं होगा। आप देखिए हर चीज़ अब हो रही थी, हमारा उड़ी डेवलपमेंट में आगे जा रहा था, कमान पोस्ट बहुत आगे जा रहा था। कमान पोस्ट एक ऐसा बॉर्डर है जहाँ पे जी तो हमारे यहाँ की जो इंडियन आर्मी है जिनने ये दरवाज़ा खोला था, टूरिज़्म के लिए खोला था, कि कोशिश थी कि उड़ी भी मैप में आ जाए, टूरिज़्म बढ़ता जाए। लेकिन इस अटैक ने उड़ी को भी मतलब कहते हैं ना वो उस इमोशनल चीज़ों में बह दिया, क्योंकि यहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो टूरिज़्म जैसे बढ़ता था तो यहाँ पे भी कोशिश हो रही थी इंडियन आर्मी की तरफ से कि यहाँ की जगह को एक्सप्लोर किया जाए। जैसे कमान पोस्ट है, कितना फेमस माना जा रहा है। अभी लास्ट ईयर भी इतने टूरिस्ट आए थे बिकॉज ऑफ कि इंडियन आर्मी है यहाँ पे, वो सारी चीज़ें कर रही है। लेकिन इसके बाद इतना मतलब टूरिज़्म जैसे पहलगाम के बाद लगता है कि अब टूरिस्ट जो हैं वो आएंगे कि नहीं आएंगे, उनके दिल में ये चीज़ें होंगी। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि पीस है, ये जगह बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जवान बॉर्डर पे खड़े हैं हम लोगों के लिए, हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए वो खड़े हैं। तो इंडियन आर्मी हमेशा, हम रात को आराम की नींद करते हैं और बॉर्डर पे वो रात भर जागते हैं। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि हमारी आर्मी हमें कुछ नहीं होने देगी। और अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसमें एनडीटीवी के रिपोर्टर पर हमला किया गया, उसको मारने की कोशिश की गई। बात है राजस्थान की। खनन के खिलाफ एक्शन के तमाम दावे शासन प्रशासन लगातार करते हैं। खनन रोकने को लेकर एक्शन प्लान बनाए जाते हैं, लेकिन खनन माफियाओं के हौसले कम होने की बजाय दिन पर दिन ऐसा लग रहा है कि बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर अब राजस्थान। आलम यह हो गया है कि पब्लिक तो पब्लिक, अब ये खनन के सौदागर मीडिया को निशाना बना रहे हैं। एनडीटीवी की टीम ने जब गैर कानूनी खनन को दिखाने की कोशिश की, अपने कैमरे में कुछ तस्वीरें कैद की, तो हमारी टीम पर जानलेवा हमला बोला गया। देखिए रिपोर्ट। क्या यही है खनन के खिलाफ शासन प्रशासन का एक्शन प्लान? क्या ऐसे ही खनन माफियाओं से निपटेगी सरकार? क्योंकि इन तस्वीरों से तो ये कतई नजर नहीं आता, क्योंकि खनन का काला खेल राजस्थान में किस कदर हावी हो चुका है वो ये तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं। जहां खनन माफियाओं ने मीडिया तक को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जी हां, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया का खनन की स्टोरी करना खनन माफियाओं को इतना अखर गया कि उन्होंने एनडीटीवी राजस्थान की टीम पर ही हमला कर दिया। खनन की खबर कवर करने पहुंची हमारी टीम पर
कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। गनीमत रही कि हमारी टीम के किसी सदस्य को चोट नहीं आई। दरअसल झालावाड़ में वन विभाग के मुख्यालय स्थित कार्यालय से महज 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। एनडीटीवी की टीम उस जगह पर पहुंची जहां पर अवैध खनन का काम चल रहा है। टीम को देखते हुए खनन काम में लगे लोग भड़क गए। टीम के साथ गाली गलौज करते हुए पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। पूरे मामले को लेकर जब एनडीटीवी की टीम ने वन विभाग के अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मामला दिखवाते हैं। देवरीघाटा नाके की जो बात कर रहे हैं तो वहाँ से बीच बीच में शिकायतें आती रहती है और जो वहाँ के रेंजर है वो भी समय समय पर कार्रवाई करते रहते हैं। और किसी पर्टिकुलर जगह की है, आप जिस तरह कह रहे हैं कि वहाँ ज़्यादा खनन हो रहा है, तो फिर एक बार रेंजर को बोला जाएगा। मैं खुद मौके पे जाके देखूंगा ऐसी कौन सी जगह है और अगर सच में ऐसी गतिविधियाँ पाई जाती है तो जो भी सुटेबल एक्शन है वो लिया जाएगा। वहीं मामले का वीडियो संज्ञान में आने और एनडीटीवी पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने पर विभाग के आला अधिकारी जागे और इस घटना को संज्ञान में लिया। वन विभाग के सीसीएफ अरिजीत बनर्जी ने पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए सरकार सख्त है। झालावाड़ के वन विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि इनका त्वरित कार्रवाई करें, इसका जांच करें और जो भी दोषी पाया जाए उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। देखिए, प्रदेश के सर्वोच्च नेतृत्व इस विषय में बिल्कुल क्लियर है कि किसी प्रकार का अवैध खनन को सहन ना किया जाए। वैसे तो ये बयान नया नहीं है। सरकार की तरफ से लगातार अवैध खनन पर एक्शन की बात कही जाती है। बावजूद इसके न राजस्थान में अवैध खनन का खेल रुक रहा है और न ही माफियाओं की नकेल कसी जा रही है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस पर सरकार को जवाब देते नहीं बना। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या इस घटना से सरकार जागेगी या फिर ये सिर्फ एक केस बनकर रद्दी का हिस्सा बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। एनडीटीवी और हमारे तमाम सहयोगी है वो तमाम खबरें आपके सामने लेकर आते रहेंगे जो समाज में सुधार लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। भले ही हमला हुआ हो लेकिन हौसले हमारे नहीं हिले हैं। तो आज खबरों की खबर में हमारे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।